Ma'am, on that day my network was very poor, Hmm. so I was not able to attend the class in a proper way. Okay, so what do you want? Should I repeat the class? Not repeat the class, ma'am. I've copied all the notes, but ma'am, just give the gist of explanation. You have copied all the notes, so you must have gone through the notes also, na? While Yes, ma'am. copying. So what did you Yes, did? ma'am. So what did you not got or what you did not understood? Just let me know that. Ma'am, जैसे कि ma'am, it was their uses of a standardized test, ma'am. It was same like other things, ma'am. Diagnosing the student problem, assessing, selecting student for a particular task, promoting accountability. Ma'am, what does it this accountability means over here? Regarding student or regarding the mentor? Ma'am, both from जैसे ma'am एक बार one term was more there that promoting accountability. Accountability is how much you can trust an exam or a test, ठीक है ना, before applying Yes, it. ma'am. इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर कोई टीचर क्लास में क्लास टेस्ट ले रहा है तो दैट Yes, इज ma'am. नॉट अकाउंटेबल फॉर प्रमोटिंग अ स्टूडेंट टू अ नेक्स्ट लेवल. सपोज फिफ्थ स्टैंडर्ड में क्लास टेस्ट हुए, ठीक है, जनरल जो Yes, ma'am. टीचर्स क्लास में लेते रहते हैं, बट दे आर नॉट सो Hmm. मच अकाउंटेबल कि आप क्लास टेस्ट के बेस पे बच्चे को छठी कक्षा में आगे बढ़ा देंगे. ऐसा तो नहीं होता है ना. तो उसके लिए क्या Mm-mm. होता है, उसके लिए आप एक स्टैंडर्डाइज्ड स्कूल लेवल टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, जिसके Yes, ma'am. बेसिस जिसके बेसिस पे बच्चा जो है वो आगे की क्लास में प्रमोट होता है. अब उस स्टैंडर्डाइज टेस्ट का क्या मतलब हुआ, उसमें सारे क्वेश्चन सेम होंगे, लेवल ऑफ ईच क्वेश्चन, लेवल ऑफ ईच क्वेश्चनिंग मार्क्स, ठीक है, मार्क्स क्या क्या अकॉर्डिंगली है वो सब कुछ सेम रहेगा. और उसके बाद आप एक स्टूडेंट को जज कर रहे हो, प्लस टीचर वो कॉपी नहीं चेक करेगा, ठीक है ना, Yes, रोटेट ma'am. होती हैं कॉपीज, आउटसाइडर्स चेक करते हैं, एंड देन Yes, ओनली अ ma'am. स्टूडेंट इज ग्रांटेड प्रमोशन टू द नेक्स्ट लेवल. ठीक है, तो Yes, ma'am. दिस मीन्स कि वी आर अकाउंटिंग ऑन दैट स्टैंडर्डाइज टेस्ट रादर देन जो क्लास में असाइनमेंट है या टीचर ने ले लिया टेस्ट. टेस्ट तो चलते ही रहते हैं, पूरे साल Yes, ma'am. टेस्ट, पूरे साल टेस्ट चलते रहते हैं, पर उनके बेसिस पे यू डू नॉट गेट प्रमोशन. तो Yes, ma'am. अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे है कि जिसपे आप सबसे ज्यादा भरोसेमंद टेस्ट कौन सा हुआ, ठीक है ना. Yes, ma'am. And ma'am, one more thing was there. Ma'am, in 1.4 point was that assessing teachers' planning. In that, ma'am, it was written that norm referred or critical referred standardized tests are helpful for a teacher or mentor. Ma'am, this we have started beforehand also. In हाँ. that, it was mentioned that the norm referred test is basically for the students, means that to it is a between the ability of both two students, the performance of two students, higher and lower. But ma'am, in this it is written that norm referred or criteria referred standardized tests are helpful for a teacher or a mentor before making any decision for an individual student. Ma'am, in that it was about the student's performance between two students, and here हाँ. among the हम्म. here, ma'am, it is this norm बोथ referred. बोथ आर ऑलमोस्ट सेम. कैसे, जब हम नॉर्म रेफर्ड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तब वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. मैंने Yes, शायद ma'am. बताया था कि Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक हाईएस्ट And स्कोरर और एक जो लोएस्ट स्कोरर है, उन yes, दोनों में ma'am. डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना. Yes, ma'am. एंड वी नो कि हाईएस्ट स्कोरर तो स्कोर कर लेगा, तो व्हाट इज जो मेंटोर का काम क्या रहता है कि लोएस्ट स्कोरर को आगे लेकर आना, Yes, ma'am. ठीक है ना. पर ऐसा नहीं है कि अलोंग विद वो हाईएस्ट स्कोरर को भूल जाएगा, Mm-hmm. ठीक है, दोनों चीजें साइड बाय साइड रहती हैं. अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या होता है, वहां पे दे आर नॉट जजिंग एनी इंडिविजुअल, वहां तो एक टेस्ट बना के रख दिया. अब आप हाईएस्ट स्कोरर हो या लोएस्ट स्कोरर हो, वो आपको अपने अकॉर्डिंगली ही सॉर्ट आउट करना है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं, मैंने क्या बताया था, दे आर बेसिकली ऑब्जेक्टिव वंस, ठीक है ना. उसमें सब्जेक्टिव कम रहता है और इनफैक्ट होता ही नहीं है कईयों में. तो उसमें क्या है, इफ वन थिंग इज करेक्ट तो इट इज करेक्ट, यू कैन नॉट जज, ठीक है ना. और नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या है, जो नॉर्म बेस में होते हैं, यू कैन जज कि चलो ठीक है, कोई गलती हो गई होगी, नहीं लिख पाए, नहीं बता पाए, तो वी कैन अगेन जज द पर्सन. यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे करेक्ट तो करेक्ट और रॉन्ग तो रॉन्ग, ठीक है ना.
Yes. जब आप कोई भी एग्जाम एंट्रेंस देने जाते हो बेटा जी, तो वहां पे क्या होता है, अगर मार्क्स आपके फुल ऑन फुल हैं, आपका परसेंटाइल फॉल कर रहा है उस रेंज में, देन ओनली यू आर सिलेक्टेड ना, दे डोंट गिव यू द सेकंड प्रेफरेंस कि अच्छा नहीं हमारा नोन है कि यूनिवर्सिटी का ही पास आउट है, अच्छा चलो इसको ले लेते हैं। टेस्ट में तो ऐसा नहीं होता ना। No, ma'am, no preferences given. नो है ना, नो प्रेफरेंस। हाँ, इंटरव्यू वगैरह है वो दूसरी चीजों में वहां प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसमें तो व्हाट यू हैव रिटन दैट इज वैलिड एंड इम्पोर्टेंट। समझ में आया? Yes, पूछो। ma'am. Yes, ma'am. चलो और पूछो बेटा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे बढ़े। And मैम promoting accountability it will be that जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब किस पे कितना भरोसा कर सकते हैं किसी चीज पे, तो कौन मैम से टेस्ट पे? टेस्ट पे, यहाँ इंसानों की बात नहीं हो रही, कौन सा टेस्ट पे। टेस्ट? यस मैम। हाँ, जैसे कौन सा मैम टूल? यस मैम, जैसे मैम प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी था, तो प्रमोशन के लिए कौन से टेस्ट पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि विच इज एप्लीकेबल फॉर प्रमोटिंग द स्टूडेंट? यस, और जो सबके लिए सेम हो। ऐसा नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन ज्यादा एक्स्ट्रा डाल दिए कि वो उसको आते होंगे या उसमें से निकाल दिए। ये हम क्लास टेस्ट में कर सकते हैं, ठीक है ना। यस मैम। लेकिन हम यस मैम। एक जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है किसी एग्जाम का, कंडक्शन का, हम उसमें हम्म। कोई हेरा फेरी नहीं चलेगी, हम्म। एंड प्रेफरेंसेस नहीं चलेंगे कि ये तो बड़ा अच्छा स्टूडेंट है इसे पास कर दो, ठीक है। यस चलो मैम। भाई, और कुछ पूछना है पहले का, उससे पहले का अभी कुछ पूछना हो तो आगे बढ़े, नहीं तो। थैंक यू मैम फॉर दिस। बेटा जी, अलका, तान्या, स्वाति, ओह अंसारी जी इज देयर, पूजा, नेहल, किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो आगे बढ़े बेटा। आई गेस, हाँ, यस इज द आंसर। चलो तो हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट पढ़ने के बाद अब हम उसके कुछ टाइप्स पे के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला टाइप हमारा क्या था? जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट था ना, फिर सब्जेक्ट असेसमेंट, देन डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये लिखवाए होंगे मैंने 2-3-4 पॉइंट। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, इसमें से हम सब ने किसी टेस्ट के बारे में कभी सुना है, कभी ऐसे नाम पढ़ा हो कहीं? Ma'am, in this only we had read before in this chapter only diagnostic test, aptitude test, we have read. एप्टीट्यूड। चलो Yes, हम ma'am. पहला हम लोग लिखना शुरू करते हैं, जनरल टेस्ट। हेडिंग डालो छोटी सी, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट इसमें लिखो, जनरल टेस्ट प्रोसीजर्स आर यूज्ड, जनरल टेस्ट प्रोसीजर्स आर यूज्ड wherever there is a need of, wherever there is a need of obtaining a license, obtaining a license obtaining a license for practicing any profession, for practicing any profession like like nursing, nursing, physical therapy or physiotherapy, physical therapy, social work, social work, law,
accounting, accounting, etc. ठीक है, अब इसमें तुम लिख लो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हमारे देश में ऐसा कुछ है लाइसेंसिंग एग्जाम कोई पास करना पड़ता हो? मैम फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल। वो तो मजाक में हो जाता है मैम। नहीं बेटा, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बता यस दो। मैम जैसे बाहर से पढ़कर अगर आते हैं तो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए तो उसके लिए एक हाँ लाइसेंस मैम, एग्जाम क्लियर एमसीआई करना का पड़ता है। एग्जाम देना होता है। जो चाइना से या कई अदर कंट्री से एमबीबीएस करके आते हैं, उनको एमसीआई का एग्जाम देना मस्ट होता है। हाँ, वेरी गुड। और कोई ऐसी चीज है जो हमारे ही देश में रह के हम पढ़ते हैं, उसके बावजूद हमें उसे प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम देना पड़ता है? हाँ, नेक्स्ट का एग्जाम जो एमबीबीएस वाले इस बार देंगे। इस बार देंगे, अच्छा। मैम टीचिंग के लिए लाइक टेट वगैरह बीएड करके भी टेट देना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग, अच्छा हम लोग कौन सा एग्जाम देते हैं? अभी मैम एग्जाम नहीं देंगे, अभी जो पढ़ा रही है उसका एग्जाम देना पड़ेगा ना। ये तो बेटा प्रमोशन का एग्जाम है, ये लाइसेंसिंग एग्जाम थोड़ी है। अगर हम लोग देने लगे ना तो आधी से ज्यादा जनता तो घर ही बैठ जाएगी बेटा, है ना? गली कूचे में जो डॉक्टर साहब बने बैठे हैं, हाँ स्पेशलिस्ट मैम। बेटा तुम लोगों ने कभी बार काउंसिल का नाम सुना है? यस हाँ मैम, हाँ, कोर्ट। हाँ, तो जब एलबी आप, वाले। हाँ तो जब आप वकालत पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको बार काउंसिल का एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है प्रैक्टिस करने से पहले। यस मैम। ठीक है, और जैसा तान्या ने बताया कि टीचर्स का क्या होता है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग करके एक एग्जाम होता है, वो करना एनटीटी, पड़ता है। एनटीटी। हाँ, वो देना होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये गांव सीटेट। में, हाँ गांव के एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, गांव में टीचिंग के लिए जो एग्जाम्स होते हैं। मैम ठीक है ना? बट एक नया रूल आ गया है सीटेट की, शायद शायद वैल्यू भी अब कुछ टाइम पीरियड के लिए ही है। ओके, तो दोबारा देना पड़ेगा। यस मैम। ये तो अच्छी बात है ना, रिवाइज होता रहेगा सब कुछ। चलो, यस। मतलब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जो जनरल हमारे टेस्ट होते हैं वो बेसिकली दीज आर लाइसेंसिंग एग्जाम्स प्रैक्टिस करने से पहले। ठीक है ना? और Yes, हमारे देश में तो खैर जैसे कि अंसारी जी ने बोला कि सब हो जाता है, बाहर ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आपने एग्जाम पास नहीं किया है तो यू कीप ऑन गिविंग द एग्जाम अंटिल अनलेस आप पास करोगे, तब तक यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस। और वहां पे प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि अपना कुछ ऑफिस खोल के बैठ गए। वहां पर लाइसेंसिंग चाहिए होता है, इवन आपको अगर जॉब भी करना है तो, अगर किसी हॉस्पिटल में भी काम करना है तो। जैसे ma'am, we हमारे, got. हाँ Yes, ma'am. Ma'am, we have also got the license from यस, Lucknow. मैं अभी वही बोलने वाली थी। जैसे हम लोगों को तो बस एक बार लाइसेंस मिल गया है ना, डीसीपीटीयू का या कहीं से भी यूपी का मिल गया, उसके बाद में वो पैसे देके रिन्यू होता रहता है। बाहर ऐसा नहीं होता है। एवरी टाइम रिन्यूअल के टाइम पर आपको एक कॉमन जो है नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, Yes, ma'am. चलो तो इसमें फिर एग्जाम्पल लिख लो, बाहर का ही लिखो, लिखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल in US students are need to pass, students are need, NEED, need to pass a licensing exam for, a licensing exam for physical therapy and rehabilitation, physical therapy and rehabilitation before going for any job options, before going for any job options। ठीक है, अब जॉब ऑप्शंस में आप चाहें तो किसी के अंडर काम करिए, किसी अस्पताल में काम करिए, या फिर अपना
क्लिनिक खोली है, उसके लिए सारी चीजों के लिए यू हैव टू पास अ बेसिक एग्जाम। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सब्जेक्ट असेसमेंट। सब्जेक्ट असेसमेंट लिखो, इट टेस्ट द जनरल एंड subject specific teaching skills, subject specific teaching skills and knowledge नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट और लिख लो, these include multiple choice questions, MCQs, as well as subjective responses, as well as subjected responses. ये जो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड असेसमेंट होता है, ये बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है प्रमोशन के लिए, ठीक है। ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी, प्लस फ्रेशर्स के लिए भी। सुना होगा आप लोगों ने कि ट्रेनिंग पीरियड होता है कहीं पे 3 महीने का, उसके बाद में जॉब मिलती है, सुना है कभी? Yes, ma'am. हाँ, तो ये सब्जेक्ट असेसमेंट होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। स्पेसिफिकली अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग की आप इंजीनियरिंग पास आउट हो, तो आपके स्पेसिफिकली उसी फील्ड की आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल में ही 3 महीने की आपको कंपनी वाइज ट्रेनिंग देके और फिर अपने में ही कंपनी आपको एनगल्फ कर लेती है, ठीक है ना। इससे क्या है, इससे फायदे होते हैं दो। पहला फायदा, कंपनी को पता है कि ये पढ़ के जो भी आए वो तो छोड़ो, हमने 3 महीने में इनको अपने अकॉर्डिंगली पढ़ा लिया जो हमें चाहिए था, ठीक है। दूसरा क्या है, जो एम्प्लॉई है उसको ये है कि चलो ट्रेनिंग होगी और एक स्टेबिलिटी है करियर की कि मुझे ये कंपनी ही ले लेगी, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से जो सब्जेक्ट है प्लस जो हमारा कोऑर्डिनेटर है, दोनों को इसमें फायदा होता है। समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या था, डायग्नोस्टिक टेस्ट। हाँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें ब्रैकेट में लिख देना प्रोफाइलिंग तुम दीपानिता अवस्थी सड़क पे बैठ के पढ़ रही हो क्या बेटा? नो मैम। अच्छा, ये सारे व्हीकल्स वहीं से जा रहे हैं ना? यस मैम, पता नहीं क्यों यहाँ से निकल रहे हैं, मेन रोड में मैम जाम लग गया होगा। कोई बात नहीं। क्या देख ब्रैकेट लो एक बार, जाम हो गया क्या मेन रोड? हम मोती झील चौराहे में देख जाओ। पढ़ गर्मी लो, बहुत है मैम आज। पढ़ लो अंसारी, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो प्रोफाइलिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज, ओके मैम। प्रोफाइलिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज। इसमें लिखो बेटा, these tests are designed for assessing and diagnosing strength and weakness
in any skill. Strength and weakness in any skill. For example, reading and writing skills, reading and writing skills, or mathematical skills, or mathematical skills. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो, these tests are conducted at a school level. These tests are conducted at the school level by the class teachers, or sometimes by the psychologist following the standardized procedures. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग क्या डायग्नोसिस बना रहे हैं कि बच्चे को किस चीज में दिक्कत है, रीडिंग, राइटिंग या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो होते हैं ये स्कूल लेवल पे कंडक्ट करवाए जाते हैं, आइदर द क्लास टीचर डज इट, और अब क्या हुआ है कुछ सालों से साइकोलॉजिस्ट भी ऐड होने लगे हैं, ठीक है ना, बिकॉज टीचर्स समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विद एन इंडिविजुअल। तो क्या होता है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ के आते हैं, चाइल्ड साइकाट्रिस्ट होते हैं, दे नो बेटर हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो बच्चे में उसकी शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई करके एंड देन अगेन दे कोलैब विद द क्लास टीचर एंड द प्रिंसिपल, और फिर उसके लिए हम लोग रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। समझ आई ये चीज बेटा? यस मैम। स्कूल लेवल पे बेसिकली बच्चों को मैथमेटिक्स में और रीडिंग राइटिंग, इनके अलावा और कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी होती हैं, बुलिंग होती है, लेकिन ये सारी चीजें सबसाइड कर जाती हैं, ठीक है ना। बट अगर रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम रह गई तो फिर आगे लाइफ में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसीलिए प्रोफेशनल्स आर नाउअडेज एडेड टू हेल्प। Ma'am, sometimes the root of the student is weak, but that student is interested in that particular subject only. हाँ, ये भी होता है। तो ये काम हमारे साइकाट्रिस्ट जी का है, वो हमें बताएंगे कैसे इससे डील किया जाए, ठीक है ना। Yes, तारे जमीन पे याद आ गई मुझे, तो देखिए तुम लोगों ने। yes ma'am, Ishan यस मैम। Awasthi. चलो डिसलेक्सिया। हाँ, होता है, कोई बात नहीं। कुछ कॉमन बीमारियां तो बच्चों को होती ही हैं। छोटे बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो पी और 9 कंफ्यूज हो जाते हैं, एस फॉर सन उल्टा बन जाता है ना, एस फॉर सन और TO2 समझ में नहीं आता है क्या है, बहुत बहुत दिक्कतें होती हैं। चलो नेक्स्ट क्या था हमारा, एप्टीट्यूड टेस्ट। यस मैम। हेडिंग डालो एप्टीट्यूड टेस्ट, ब्रैकेट में लिखना प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। इसमें लिखो these tests are like the achievement test for an individual student,
for an individual student focusing on specific subjects. Focusing on specific subjects. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में. These are important for improving. These are important for improving an individual's apostrophe s लगा के लिखना, डैश लगा के, verbal communication, comma, problem solving abilities, comma, general culture status, comma, quantitative problems, लिखा. यस मैम. नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो. एप्टीट्यूड टेस्ट आर useful in predicting and achieving heights, in general school environment. For specific achievements. नेक्स्ट इसी एप्टीट्यूड में लिखो. Nowadays these tests have different names. Like डैश लगा के लिखते जाना. हर इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल लेवल पे आपको अलग अलग नाम मिलेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के. ठीक है. बेसिकली वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को रेफर करते हैं. ठीक है. और उसी चीज में किसी भी स्टूडेंट को एक्सपर्ट बनाने की या अचीवमेंट दिलाने की कोशिश की जाती है. ठीक है. अब इसमें लिखो, डैश लगा के लिखो. पहला लिखो लर्निंग एबिलिटी टेस्ट. दूसरा लिखो कोऑग्निटिव एबिलिटी टेस्ट. फिर नेक्स्ट लिखो स्कूल एबिलिटी टेस्ट.
फिर लिखो इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, और लास्ट में एक लाइन लिख दो, एंड सो एवर, एंड सो एवर, मतलब और स्पेसिफिक जगहों पे उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मुझे कोई एक एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जांपल दो जरा, समझ में आए मुझे भी। मैम आप जैसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं? नहीं, किसी भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जांपल दो जो स्कूल लेवल पे आप लोगों ने कभी पार्टिसिपेट यस किया है। मैम, जैसे वो होता है ना, जैसे रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मैम, रीजनिंग रिलेटेड कुछ होता है ना वो रीजनिंग मेंटल नहीं, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड में सब आ जाता है, रीजनिंग भी आ जाती है, मेंटल मैथ्स भी आ जाता यस है, मैम। स्पेलिंग, अरे आजकल तो ये स्पेलिंग्स का स्पेल भी जो है ये भी एप्टीट्यूड टेस्ट है। नाम सुना स्पेलिंग है, टेस्ट, रेसिटेशन टेस्ट। नाम सुना है स्पेल बी का? यस मैम। यस मैम। नहीं सुना है तो गूगल करना। ये बहुत ही फेमस और अच्छा एक एप्टीट्यूड टेस्ट माना जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे की वोकेबुलरी बहुत इंप्रूव होती है, स्पेल बी करके होता है। ठीक है, और तुम लोगों के स्कूल्स में नहीं होते थे कुछ अलग से टेस्ट जिनका कोई मतलब मार्क्स से या किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता था, बिल्कुल ही सेपरेट होते थे वो टेस्ट। यस मैम, वही वाले वो मैम, वो जैसे रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते थे या मैथमेटिकल लिंक्ड होते थे जो एक दूसरे से। हाँ। यस मैम, वही जैसे रिलेशन वाले मैम याद हैं कुछ कुछ। हम्म। वो हर मैम इन स्कूल, हाँ मैम इंजीनियरिंग में तो हर वीक होते हैं। हाँ होते हैं। इनको कई बार आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन से भी कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस दोनों देखा जाता है जब हम कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट अप्लाई करते हैं, और कई बार ये प्रमोशनल लेवल पे भी यूज करे जाते हैं। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए, जैसे अभी दीपांजना ने बताया कि इंजीनियरिंग में तो ये होते ही रहते हैं, तो कई बार क्या होता है, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के दिमाग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का इस्तेमाल करती रहती हैं। ठीक है, बट अगेन इसे इंटेल आईक्यू से कंफ्यूज नहीं करना है, आईक्यू अलग है, एप्टीट्यूड अलग है। एप्टीट्यूड बेसिकली आपका सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट के लिए है। ठीक है ना, कि स्पेसिफिकली आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के सब्जेक्ट को इंप्रूव करने के लिए। समझ में आया? और आईक्यू, आईक्यू हर इंडिविजुअल का अलग होता है। ठीक है, उसको आप किसी टेस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आईक्यू लेवल इज डिफरेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज डिफरेंट। समझ में बट आया मैम ये बच्चों? जो एप्टीट्यूड है, ये एप्टीट्यूड से भी तो आईक्यू का ही हमें आइडिया लगता है ना कि इसका हाँ आईक्यू किस लेवल पे होगा। हाँ, आईक्यू का आइडिया लगता है, लेकिन मैंने दोबारा क्या बोला, इससे आपके ब्रेन कैपेसिटी प्लस नॉलेज, ठीक है ना, यस दोनों मैम। का पता चलता है। लेकिन आईक्यू में आपका सिर्फ दिमाग कितना है ये पता चलता है, कि दिमाग है कि नहीं है, जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, यस मैम। यस उसमें आपके नॉलेज का कोई रोल नहीं है। पर यहाँ पे नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स जो मैंने पहले बोला ये सब्जेक्ट वाइज होता है। ठीक है ना, कि मैथ्स का क्या एप्टीट्यूड टेस्ट रहा, साइंस में आपने क्या एप्टीट्यूड स्कोर किया। ठीक है ना, या इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, खैर मेडिकल में अभी एप्टीट्यूड आया नहीं है, इंजीनियरिंग में बेसिकली देखा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। समझ में आया यस मैम। सबको? सबको समझ में आया? पूजा है और शी लेफ्ट। ओके, सो पूजा स्लेप्ट। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इंटेलिजेंस। अब आएगा तुम लोगों मैम। का, ओ आर यू देयर? ओके, अब आएगा तुम लोगों का आईक्यू। ठीक है ना, नेक्स्ट हेडिंग डालो इंटेलिजेंस। तो थोड़ा मुझे कोई कुछ बताएगा इंटेलिजेंस क्या होता है?
How can you define a person is intelligent or a dumb? मैम IQ से। अच्छा, हर जगह हम अपने पोटी पत्रे लेके बैठ जाएंगे और हम IQ टेस्ट करने बैठ जाएंगे। जनरलाइज Ma'am, quick response to the situation. अच्छा, तो उसका IQ तेज हो, मतलब वो इंटेलिजेंट हो गया अगर उसने जल्दी जवाब दे दिया। मैम सिचुएशन में से क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसने दे दिया, उसी बेस में कहते हैं कि ही सी हाउ मच इंटेलिजेंट इज शी, हाउ मच ब्रिलियंट इज शी। अगेन ब्रिलियंट अलग होता है, इंटेलिजेंट अलग होता है। अगर किसी ने रुक के भी नॉट जवाब दिया फेयर और मैम। जवाब सही दिया, टू द पॉइंट दिया, हाँ, तो फिर वो Yes, ये ma'am. तो फिर जरूरी नहीं है ये नहीं, क्विक रिस्पॉन्स को आप इसमें इंटेलिजेंस में कैसे ले सकते हो सकता है कोई रुक के सोच के भी आंसर सही दे, है ना? तो हर बार, है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटा, यस नॉट मैम, फेयर। नॉट आई एम फेयर। विद यू नेहा, नेहल। चलो फिर बताओ इंटेलिजेंस क्या होता है? कौन हमारी क्लास में इंटेलिजेंट है? तान्या। मैम सब हैं। नहीं, मैम नहीं, सब लोग हैं। मैं भी हूँ सिर्फ मैम। अंसारी इंटेलिजेंट है। देखो, आया, शक्ल दिखाई और चला गया। स्मार्ट और है इसको लगता मैम। है कि अटेंडेंस मिल जाएगी। चलो, स्वाति अलका सो गए, पूजा खाना खा रही है। मैम आपको कैसे पता? अरे वो आवाज मैम से थोड़ा पता मेरे लग यहाँ जाता है। प्रॉब्लम हो गई है आज, इसलिए लाइट नहीं आ रही, तो मैम उसको इसलिए अनम्यूट बार बार नहीं कर रहे, फोन भी चार्ज नहीं है। और कोई मैम अभी बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, जस्ट टाइम पास, इंटेलिजेंस चेक कर रही थी। चलो, इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है कोई इंसान का मतलब क्या? वो अपने दिमाग के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट, अपनी नॉलेज और हर चीज का इस्तेमाल करके जब किसी चीज का आंसर देता है, ठीक है ना, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंटेलिजेंट। ठीक, अब इसमें आप टाइम पीरियड को इग्नोर करो, समझ में आया? टाइम पीरियड इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्यों टाइम पीरियड इंक्लूडेड नहीं होता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए, ठीक है ना? वो तो ये हो गया कि आपने दिमाग कितना लगाया, कितनी जल्दी लगाया, समझ में आई? बट दैट डजंट काउंट टू बी एन इंटेलिजेंट, ठीक है ना? कई बार क्या होता है, बहुत सारा लिखने के बावजूद भी नंबर नहीं आते, और थोड़ा लिखने से बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। तो फिर इंटेलिजेंट कौन हुआ? वो जिसने थोड़ा लिखा है, या वो जो लिखता चला गया, एंडलेस राइटिंग्स एंड राइटिंग्स? थोड़ा लिखने जिसने वाला। थोड़ा लिखा। थोड़ा लिखने वाला, बिकॉज स्मार्ट वर्क स्पेस, ठीक है ना? तो वी शुड नो हाउ टू वर्क स्मार्ट, इंक्लूडिंग आवर ब्रेन कैपेसिटी, ठीक है ना? जितना हो सकता है हमें अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कोई भी काम करने में। प्लस हमने इतने सालों में जो पढ़ाई करी है, पूरी नॉलेज, और नॉलेज खाली ये बुक से नहीं आती है, नॉलेज इज एवरीवेयर। नॉलेज आपके बराबर में भी है, सामने भी है, आगे पीछे हर जगह नॉलेज है, यू गेन एवरी डे, ठीक है ना? तो इंटेलिजेंट वही होता है जो सारी चीजों को मिला के एंड देन ही आंसर समथिंग, या ही डज समथिंग। समझ में आए बच्चे लोग? ये तो हिंदी में था, अब अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन लिखो, और वो बदली नहीं जाएगी। लिखो, इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज, इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज, अगेन अगेन यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी बात है कि जितने भी इंटेलिजेंट लोगों ने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है, उन सब की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है बेटा? तो जिसको जो इंटेलिजेंस समझ में आई, उसने इसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन बना दी, ठीक? तो हम लिखेंगे an individual is is called intelligent, is called intelligent from another individual
from another individual in terms of their in terms of their adaptation 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 of the behavior according to the environment in which they are living in which they are living in which they are living तो अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो क्या है इंटेलिजेंस? इट इज जस्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट. ठीक है. अरे तो डेफिनेशन मिल गई, लिख लो, लिखो. इन सिंपल वर्ड्स it is the ability of an individual to cope up with the environment. और यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब जंगल, नदियां, पहाड़ ये नहीं है. यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब होता है हम जिस भी परिस्थिति में हैं, ठीक है, उस परिस्थिति को समझना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना. समझ में आया बच्चों? यस मैम. ओके, चलो भाई. अब पेज के सेंटर में हेडिंग डालो, डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस by different individuals. Definitions of intelligence by different individuals. अगेन ये हर इंसान की अलग होगी, क्योंकि जिसको जिस लेवल से इंटेलिजेंस समझ में आई होगी भाई उसने उसी लेवल से उसको डिफाइन किया होगा. ठीक है ना? समझ में आया? यस मैम. थैंक यू बेटा, एटलीस्ट कोई रिस्पॉन्स तो करता है. चलो लिखो, पहला लिखो अकॉर्डिंग टू बेनेट. अकॉर्डिंग टू BINET, बेनेट. एपोस्ट्रोफे वगैरह याद रखना कहाँ लगाने हैं कहाँ नहीं लगाने हैं. ठीक है? सेमीकोलंस, कोलंस लिखो. इन्होंने क्या बोला था? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज well, comma, to reason well, and to act well, लिखा? Yes, ma'am. ठीक. नेक्स्ट लिखो. और ये डेफिनेशंस चेंज नहीं होंगी, मैं तुम्हें 4-5 लिखवा दे रही हूँ, जितनी याद आए वहां लिखाना. ठीक है ना? यस मैम. बिकॉज हाँ मैम ये अकॉर्डिंग टू मैम बाइनेट था. स्पेलिंग मैम स्पेल कर. BINET, बेनेट. थैंक यू मैम. और ये हम इन पे इसीलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में इंटेलिजेंस का अलग से एक पोर्शन है. ठीक है ना? अदरवाइज तो ऐसे ही काम चल जाता. चलो नेक्स्ट लिखो. विलचेस्टर.
1 2 3 4 करके लिखते जाना। नेक्स्ट लिखो विलचेस्टर, WELCHESTER, विलचेस्टर। इन्होंने क्या बोला था भाई? इन्होंने बोला था, डैश लगा के लिखो, इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल और एग्रीगेटेड, इंटेलिजेंस is the global or aggregated capacity of an individual to think rationally, comma, act purposefully, and to deal with his or her environment, effectively. लिखा? Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखो, वेगॉन, WAGNON, वैगनॉन, मुझे वेगॉन याद आ रहा है, वैगनॉन, WAGNON, कैपिटल में लिखना। लिखो, according to Wagnon, intelligence is a capability to learn and adjust according to the relatively new and changing conditions. And relatively new and changing conditions. कितनी डेफिनेशंस हो गई? मैम 3. 3। चलो एक दो और लिख लो। नेक्स्ट लिखो, गार्डिनर, डीना गार्डिनर याद है? यस मैम, एक्सरसाइज हाँ बुक। हाँ, तो उसी का सरनेम है गार्डिनर। लिखो, according to Gardiner, intelligence is the capacity to do something useful in the society in which we live.
Ma'am, is the capacity to do something useful in society. in which we live. Intelligence is the capacity to do something useful in the society in which we live. आगे भी है. It is the ability. It is the ability to respond successfully, to respond successfully to a new situation, to a new situation, and the capacity to learn, and the capacity to learn from one's past experience. One's past experience. लिखा बेटा जी? Yes, ma'am. ये तो मैंने लिखवाई है, 2 3 4 जितनी भी हैं. आप गूगल करके, और अगर आपको मिलती है कोई इंटेलिजेंस की वो डेफिनेशन, तो प्लीज यू आर फ्री टू ऐड. ठीक है? बस कृपया करके अपने शब्दों का प्रयोग ना करें. हाँ, तो डेफिनेशन पढ़ो जरा और पूछो मुझसे, डेफिनेशन समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल है. सब ने कुल मिलाकर एक ही बात बोली है कि आप अपने एनवायरनमेंट में कितने आराम से एडजस्ट कर सकते हैं. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस, एंड दिस इज व्हाट इज इंटेलिजेंस इज नोन. ठीक है ना? कैसे आप एनवायरमेंटल चेंज को हैंडल कर रहे हो, कंडीशंस को चेंज जो हो रही है उन्हें हैंडल कर रहे हो. ठीक है ना? समझ में आई ये चीज? नहीं तो एक बार पढ़ लो सारी डेफिनेशन और मुझसे पूछो, फिर आगे बढ़े. ओहो, काफी गहन चिंतन में चले गए बेटा. कुछ पूछना है? हाँ नेहल पूछो. मैम आपने जितनी भी बताई अभी तक डेफिनेशंस, उसमें सारे लोगों ने यही बोला है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी कि आप किस तरह से चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते हो और पर्पसफुली एक्ट करते हो. हाउ डू यू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. बट स्टिल हम अभी भी इंटेलिजेंस को नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं विद मार्क्स. हाँ, किसने बोला नंबर्स में करते हैं? हम नंबर्स प्लस आपके रिव्यूज पे करते हैं. नंबर्स, फिर वही मैंने बोला, नंबर्स एक टेस्ट है आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए. ठीक है ना? वो इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करता है आपका. डोंट कंफ्यूज विद आईक्यू एंड इंटेलिजेंस. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. मैम आईक्यू का फुल फॉर्म भी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ही है. लेकिन दोनों में अंतर है बेटा. ठीक है? Yes, अगर we मान, consider. है ना, देखो अगर मान लो किसी का आईक्यू लेवल बहुत कम है लेकिन ही नोज हाउ अकॉर्डिंग टू हिज एनवायरनमेंट, तो these people are not fools who have given the definition ना. ठीक Yes, है? ma'am. अब तब तो आईक्यू टेस्ट इजाद हुआ नहीं था जब इन लोगों ने डेफिनेशन दी. ठीक?
तो इनको जो अपने अकॉर्डिंग लगा इन्होंने लिखा। अब आईक्यू टेस्ट है तो उससे उससे हम हमारे इस ब्रेन का, स्कल के अंदर जो एक ब्रेन नाम की चीज होती है, हम उसका लेवल टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पर वो कितना इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लेवल टेस्ट करने का अभी भी कोई तरीका नहीं है, एग्जैक्टली, यस मैम। ठीक है मैम ना। तुम ये सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस एक थ्योरेटिकल बेस्ड है और इंटेलिजेंट क्वोशिएंट एक प्रैक्टिकली बेस्ड है। हाँ, ये थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली आप कितना ज्यादा अपना ब्रेन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, दैट इज आईक्यू। और जितना आपके अंदर ऑलरेडी है दैट इज इंटेलिजेंस। लेकिन दोनों ही चीजें एक साथ चलती हैं, आप उन्हें सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यस अच्छा, आप में से कभी किसी ने कोई आईक्यू टेस्ट पास किया है किसी भी प्रकार का? मैम स्कूल्स में होते रहते थे, जस्ट फॉर फन भी होते थे, तो उससे पता भी लगता था, इस टाइप के स्कूल में तो होते थे। पर लेकिन स्कूल बेसिस वाले माने नहीं जाएंगे ना। चलो को मतलब दे कैसे होते थे? सिंपल टीचर क्वेश्चन पूछ रही है या कुछ क्वेश्चन या टाइप होता था कि उसे करेक्ट करना है? नहीं मैम, स्कूल बेस्ड पूरा, मतलब जैसे जूनियर स्कूल कंपटीशन टाइप या सीनियर स्कूल उस टाइप से कंपटीशन बेसिस पे कराते थे। हाँ, तो दे आर वैलिड, उसकी वैलिडिटी है। क्योंकि जो टीचर क्लास में पूछ रही है दे आर नॉट वैलिड। अकॉर्डिंग टू टीचर दे आर वैलिड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे आर वैलिड। लेकिन आप उसको एक, वही अलग बात है ना, आप उसको एक चीज को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हो, वो एक अकाउंटेबिलिटी उसकी कम हो जाती है until unless they are made from some specific purpose, ठीक है। तो दोनों चीजों में कंफ्यूज मत करना बेटा, ये चीज याद रखना। आंसर देते में भी आईक्यू लेवल टेस्ट करना इज डिफरेंट, और इंटेलिजेंस होना किसी में या किसी का इंटेलिजेंट होना, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जब हम लोग आईक्यू के टेस्ट या एग्जाम्स देते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार हमारी तुक्केबाजी भी चल जाती है, इंकी पिंकी पोंग की और हो गया, ठीक है ना। बट अगेन दैट इज नॉट इंटेलिजेंस, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो कई सारी थ्योरीज दी लोगों ने इंटेलिजेंस की, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल अगेन दोनों अलग है। पहले के जमाने में लोग थ्योरीज पे ज्यादा बिलीव करते थे, ठीक है ना, जैसे डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब दैट इज इनवैलिड। अगर आप देखें, अगर आप गूगल करो, इंटरनेट करो या बुक्स में पढ़ लो, तो डार्विन को लोगों ने बिल्कुल ही वो कर दिया है, नकार दिया है कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी, ठीक है ना। तो ऐसे ही पहले इंटेलिजेंस की थ्योरीज हुआ करती थी। तो उसमें हम यहाँ पे केवल दो ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ज्यादा हमको चाहिए नहीं। पहली लिखो यूनी, UNI, यूनी और वन फैक्टर थ्योरी। यूनी और वन फैक्टर थ्योरी। सेकंड लिखो टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी। और थर्ड लिखो मल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये मल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से बताई गई है, कई बार बताई भी नहीं गई है, ठीक है ना। पर लेकिन हम इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि फिर ये होगा कि ये पढ़ाया नहीं रह गया। यूनी माने वन, टू फैक्टर तो समझ में ही आ रहा है, और मल्टी माने मैनी, ठीक है। तो पहली हेडिंग में यूनी फैक्टर में लिखो एन इंटेलिजेंट पर्सन, एन इंटेलिजेंट पर्सन is
supposed to be is supposed to be using his whole account of brain, his whole account of brain in performing all the cognitively oriented task, COT, cognitively oriented task, COT कैपिटल्स में लिख लेना ब्रैकेट में. For example, these persons are good at computing mathematical problems. Computing का मतलब होता है कैलकुलेटिंग. मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कॉमा, एनालाइजिंग पोइट्री, कॉमा, taking history essay examinations, taking history essay, ESSAY, essay examinations, and solving riddles. लिखा? यस मैम. Yes, ma'am. अब मुझे ये बताओ कोऑग्निटिवली ओरिएंटेड टास्क क्या होते हैं? कोऑग्निशन क्या होता है? चलो यही बता दो. टास्क तो छोड़ो. हमने स्टार्टिंग के किसी यूनिट में कोऑग्निटिव थ्योरी पढ़ी है. Ma'am, Bloom's taxonomy में भी. क्या होता है जरा बताना. मैम फील करना, नोइंग, बहुत सारी चीजें एक साथ. बहुत सारी चीजें फील करना, नोइंग. यस मैम, उसमें तो यही बताया था. कोऑग्निशन का मतलब होता है बहुत सारे चीजों का एक साथ इस्तेमाल करके कोई एक रिजल्ट निकालना. ठीक है, समझ में आया? तो जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वन फैक्टर थ्योरी का, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, वो लोग इंटेलिजेंट माने जाएंगे यहाँ पे जो कि किसी एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, विच इज इंक्लूडिंग देयर होल ब्रेन कैपेसिटी. ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन में चल के, एक सिंक्रोनाइज मैनर में चल के दे आर सॉर्टिंग आउट अ सिंगल प्रॉब्लम. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे कि वी आर सॉल्विंग अ रिडल. तो रिडल सॉल्व करते में क्या होता है, हम लोग पूरा एकाग्रचित होके एक ही चीज को बार बार देखते हैं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, एंड वी ट्राई टू सॉल्व द रिडल. तो वहां पे क्या हुआ, जो रिडल सॉल्वर्स होते हैं, दे आर व्हाट, they are using their whole brain in solving या in defining a single step.
ठीक है ना? सो इट इज नोन एज यूनि और वन फैक्टर थ्योरी, जहां पे आप अपने पूरे दिमाग का, अपने पूरे ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं इन सॉल्विंग अ सिंगल क्वेश्चन या सिंगल टास्क या सिंगल सब्जेक्ट। समझ में आया? फॉर यस एग्जाम्पल मैम। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मैथमेटिक्स में दे आर हाईली इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा दिमाग सिर्फ एक ही क्षेत्र में लगाया है, ठीक है ना? एंड दैट इज मैथमेटिक्स। सो दे इवेंचुअली दे बिकम इंटेलिजेंट इन वन सिंगल सब्जेक्ट। या फिर जब हम लोग पोइट्री को एनालाइज करना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज जो हम लोग तो जो बचपन में पढ़ते हैं जॉनी जॉनी पापा इज नॉट पोइट्री बेटा, ठीक है ना? तो जो पोइट्री इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना? सो दोज पीपल हु आर एबल टू राइट, understand and make other people understand their poetry are highly intelligent or intellectual breed। समझ में आया बेटा? मैम विलियम शेक्सपियर। हाँ, लेकिन वो पोइट्री नहीं लिखते थे, वो प्रोजेस लिखते थे एज फार एज आई रिमेम्बर। यस मैम, बट ही वाज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें यूनिक फैक्टर का? यस मैम। एवरीबॉडी? मैम विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स। हाँ बेटा, ठीक है। यस मैम। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी। पहले फैक्टर थ्योरी में क्या है? इंसान इंटेलिजेंट है और अपना दिमाग एक चीज को सॉर्ट आउट करने में लग रहा है, ठीक है ना? दूसरे फैक्टर थ्योरी में क्या है? इंसान इंटेलिजेंट है, एक चीज को सॉर्ट आउट करने में लग रहा है, प्लस उसे दूसरों को भी दे रहा है, ठीक है ना? दैट इज टू फैक्टर थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिंगर ले लो, टैलेंटेड सिंगर्स होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा गाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? दे ट्राई टू मेक अदर पीपल लर्न फ्रॉम देयर ओन नॉलेज, ठीक है ना? या दे ट्राई टू एंटरटेन पीपल। और इसका और अच्छा एग्जाम्पल ले लो, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करते हैं? दे आर हाईली इंटेलिजेंट। व्हाई? बिकॉज दे जस्ट कीप ऑन डूइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, रिसर्च चलता रहता है उनका, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, एंड दैट इज डन फॉर द सोसाइटी, द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना? रिसेंटली तो साइंटिस्ट को फिर देयर लेवल हैज इंक्रीज, क्योंकि अभी कोरोना हुआ, कोरोना उन्होंने जल्दी इजाद करके ड्रॉप्स देना भी शुरू कर दिया, वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे टू फैक्टर थ्योरी का इस्तेमाल किया गया। कैसे? पहले कुछ चीज बनाया, किसी चीज को प्रोडक्शन किया, फॉर नेक्स्ट क्या था? फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, और उसको सोसाइटी के ऊपर यूज भी किया गया। तो समझ में आया डिफरेंस दोनों में? या फिर जैसे कि आर्किटेक्ट्स होते हैं, आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? जब कोई इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर लेता है तो वो क्या सोच के लेता है कि पहले खुद पढ़ेगा, समझेगा, और फिर क्या होगा? उसका इस्तेमाल किया जाएगा बिल्डिंग ऑफ अ नेशन। होता है कि नहीं? यस मैम। ये चीज समझ में आई बेटा जी? इसमें हमारे दो फैक्टर्स जी और एस फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। चलो इसको थोड़ा सा लिख लो। लिखो, अकॉर्डिंग टू
एक मिनट, इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर मेरा पासवर्ड बदल दिया।